दोस्तों, पति और पत्नी का जो रिश्ता होता है वह रिश्ता पूरी तरह से विश्वास और भरोसे एक अटूट रिश्ते पर टिका होता है। लेकिन जिस दिन से उस अटूट रिश्ते में कोई जातिया पड़ोसी आए तो समझ लो उस दिन से वह जो रिश्ता होता पूरी तरह से तबाह हो जाता है। क्योंकि इस रिश्ते में अगर कोई भी गलती होती है तो उसको नज़रअंदाज किया जा सकता है और नज़रअंदाज करके कई गलतियों को माफ़ किया जा सकता है। लेकिन बार बार उन्हीं गलतियों को दोहराना पूरे परिवार को तबाह कर जाता है, जिसके छुटकारा पाने के लिए इंसान कभी कभी जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से वह कई लोगों की ज़िंदगी को भी तबाह कर जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। अब एक महिला होती है रईस घराने की, अपनी ज़िंदगी को जीने के लिए एक ऐसा खेल खेलती है जिसकी वजह से उसका जो पति होता है उसके गलतियों को बार बार अब नज़रअंदाज कर देता है। एक बार नहीं कई बार कर देता है। लेकिन वह जो औरत होती है अपने ही शौक़ को पूरा करने के लिए ऐसा कर्म करती है जिसकी वजह से वह खुद जेल सलाखों के पीछे पहुंच जाती है। लेकिन जब लोग सच्चाई जानते हैं सुनकर उनके पैरों नीचे से ज़मीन से भी सक जाती है। आखिर क्या था इस घटना में, इस घटना का रहस्य क्या है, इन सब की सच्चाई आप गहराई से जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हुए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है यह काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों, आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश में जाना माना जिला पड़ता है अब गाज़ियाबाद, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना कभी नगर अब थाना भी पड़ता है, और उसी के अंतर्गत एक जाना माना सदरपुर बसा हुआ छोटा सा इलाका पड़ता है। वहीं के रहने वाले अब जहांगीर सिंह होते हैं, जिनकी उम्र लगभग अब इधर 56 साल के आसपास होता है। उनके परिवार में उनका अपना इकलौता बेटा होता है अब धीरज सिंह, जिसकी उम्र लगभग अब 35 साल के आसपास होता है। धीरज की अपनी पत्नी भी होती है जिसका नाम प्रीति सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग अब इधर 33 साल के आसपास होता है। लेकिन प्रीति टोटल 3 बच्चों की माँ भी होती है, जिसमें 2 जुड़वा बेटे होते हैं और एक बेटी होती है। लेकिन धीरज सिंह जो होता है उसका अपना खुद का एक फार्म हाउस होता है, क्योंकि पास जो एरिया होता है संजय नगर, उसी में उसका अपना खुद का फ्लैट भी होता है। उसी फ्लैट में उसकी अपनी पत्नी और उसके 3 बच्चे अब रहा करते थे। लेकिन उसका जो होता है उस फ्लैट से अपने ही पैतृक गांव अब सदरपुर काफ़ी आना जाना भी होता है। और वहीं से कुछ दूर पर एक फार्म हाउस होता है इंस्टीट्यूशन के नाम से। उसी फार्म हाउस पे उसका जो होता अपने पिता इधर जगबीर के साथ काफ़ी उठका बैठका भी होता है। और वहीं जो होता है तौर तरीके से उसके सारे काम निपटाए भी जाते थे, क्योंकि इधर अब धीरज मौके पर प्रोटीन डीलिंग का भी काम संभाला करता था वहीं बैठकर। और लेकिन इधर जो होता है धीरज की गिनती अब एक समृद्ध और रईस परिवार में होता था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस परिवार की ऐसी स्थिति को जिस स्थिति को सुनकर हर किसी का कलेजा भी अब दाल सा जाता है। असल में बात है 26 जून साल 2016 का ही। अब रात का वही 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। तो इधर जो फार्म हाउस होता है स्टेडियम, उस फार्म हाउस में मौके पर जगबीर सिंह और उनका बेटा धीरज सिंह बैठकर कुछ पुरानी फाइलों को आपस में समझ बूझ रहे थे। और तभी जो होता है गेट पर अचानक तीर हमलावार पहुंचते एक मोटरसाइकिल से, और उसी समय जो होता अलमुनियम का शीशे का जब गेट देखते हैं तोड़ने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन टूटता नहीं, बार बार धक्का मारते हैं। और एक बार नहीं 2 बार 4 बार 6ठे बार में वह टूट भी जाता है। और अंदर 3 के 3 बदमाश जो होते घुसते फिर एकाएक ताबड़तोड़ फायरिंग जो होता है अब धीरज के ऊपर शुरू कर देते हैं। और धीरज को जाकर लगभग कई सारी गोलियाँ एक साथ लगती हैं। और इधर उसके जो पिता होते हैं जगबीर बचाव के लिए आगे होते हैं, तो उनके पैर में 2 के 2 3 सी गोली लग जाती है। और इधर जब तक धीरज और जगबीर अपने आप को संभालते तब तक तीनों के तीनों बदमाश जो होते हैं अपनी बाइक पर दोबारा फर्राटे भरते और निकल जाते हैं। लेकिन इस आवाज़ की जो गुनगुनाहट होती है पूरे इलाके में हो जाती है। लोग अफरा तफरी मचते हुए वहाँ पहुँचते देखते हैं धीरज और उसके अपने पिता जगबीर पूरी तरह से अब खून से लथपथ अवस्था में पड़े हुए हैं। और तभी इसकी जो सूचना होता है अब उसी वक्त से अब धीरज के अपने चाचा होते हैं मौके पर अब
सुंदरपाल जैसे ही खबर पाते हैं तो वह भी जब पहुंचने के बाद अपने ही भाई और अपने ही भतीजे को जब देखते हैं, उस स्थिति में तुरंत ही वक्त इलाज है सीधा का सीधा लेकर पहुंच जाते हैं सर्वोदय अस्पताल। वहां पहुंचते लेकिन डॉक्टर जैसे ही अब धीरज को देखते उसी वक्त मृत घोषित कर देते हैं। लेकिन इलाज है जगबीर को उसी अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती ले लिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है धीरज को लगभग 6 से ज़्यादा गोलियां एक साथ लगी होती है और जगबीर के पैरों में 2 गोलियां लगी होती है। जगबीर का इलाज तो चलता है लेकिन इसकी जो खबर होता है उसी वक्त सुंदरपाल अपने परिवार वालों को दे देते हैं। परिवार वालों में अब धीरज सिंह की जो पत्नी होती है प्रीति जब खबर पाती है, पाने के बाद उसी वक्त रोते धारते जो होता हुआ भी अब पहुँचती सीधा का सीधा उसी अस्पताल। अब इसी बीच जो होता है सुंदरपाल इसकी जो सूचना होते हैं अब जाकर अपने नज़दीकी पुलिस थाने कबीरनगर में दे देते हैं। वहाँ के थाना प्रभारी अशोक सिसोदिया जैसे ही खबर पाते हैं तो अपने दल बल टीम को लेते हैं और एक टीम लेकर तुरंत का तुरंत जो होता है अब अस्पताल पहुंच जाते हैं। लेकिन जब अस्पताल पहुंचने के बाद पुलिस की जो टीम होती है तो तरीके से धीरज के बॉडी का जब निरीक्षण करती पता चलता है कि सही में शरीर के आगे वाले हिस्से पर कई जगह गहरे घाव में गोलियां के निशान की तरह बनाए गए हुए हैं, यानी कि गोलियां आर पार भी हो गई है। पुलिस की टीम डॉक्टर से मुलाकात करती है। डॉक्टर के द्वारा पता चलता है कि धीरज की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी होती है। इलाज हेतु जो होता है जगबीर सिंह को अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती ले लिया गया है। इलाज चल रहा है, स्थिति मौके पर ठीक ठाक ही चल रहा है। इस तरह की खबर जो होता थाना प्रभारी अशोक सिसोदिया जब लेते हैं, लेने के बाद उसी वक्त प्रीति पहुंचती है चीखते चिल्लाते हुए अपने होश हवास में पूरी तरह से पुलिस के सामने करने लग जाती कि साहब हमें शंका था हमारे पति के साथ बहुत बुरा कुछ होने वाला है, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे पति ने एक रिकॉर्डिंग हमें सौंपा हुआ था। और पुलिस की टीम जो यह बात सुनती है उसी वक्त प्रीति अपने पास रखे हुए अपने पति का मोबाइल निकालती है और निकालने के बाद पुलिस को एक रिकॉर्डिंग दिखा देती है। उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ धीरज ने खुद रिकॉर्ड करते हुए अपने जुआ से बतलाते हुए खुद मुँह से कबूल कर रहा होता है कि हमने 1.5 करोड़ रुपए लोगों से ले रखे हैं और उधार के लिए जो होता है लोग हमें बार बार तंग किए जा रहे हैं, कहीं हमारे लिए यही 4 लोग मुसीबत ना बन जाए। और पुलिस के लिए बहुत बड़ा सबूत हो जाता है। पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त प्रीति की मन की सारी बात सुन लेती है और उसी वक्त चारों को पुलिस की टीम मुकदमा दर्ज कर लेती है। दूसरी तरफ धीरज के बॉडी को वहीं पंचनामा भर्ती उठाकर अपने नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल अब होता है उसी मोर्चरी भिजवा देती है। और इधर पुलिस की टीम सबसे पहले अब उन चारों मुख्य आरोपियों को पकड़ने के लिए लग पड़ जाती है। 2 आरोपी पुलिस टीम पकड़ती है और थाने जब ले आती पूछताछ करती है, दोनों के दोनों कहने लग जाते कि साहब हम हमारे और धीरज की भी 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन तो है, लेकिन साहब हमारी इतनी हैसियत नहीं कि धीरज का हम इतनी बेरहम तरीके से हत्या करवा सकें। आखिर साहब हत्या करके क्या मिलेगा? तो उन लोग तरह तरह की बातें करते हैं। पुलिस के वहाँ भी सुनकर यह बात पे कि उन्होंने भरोसा हो जाता है, जिसके बाद थाना प्रभारी उसी वक्त अशोक सिसोदिया दोनों को समझा बुझा हिदायत देकर वहाँ से छोड़ देते हैं। और इसी वक्त मुखबिर जो होते हैं अब लग पड़ जाते, एक टीम होती है उसी वक्त पहुँचती सीधा का सीधा फार्म हाउस है। अब वहाँ जब पुलिस की टीम इधर तौ तरीके से आशी करती पता चला CCTV फुटेज कैमरे भी लगे होते हैं। उसकी टीम अब रिकॉर्डिंग जो डिस्क होता है उसको अपने कब्जे में ले आती है। अब थाने में चेक करना जब शुरू कर देती है तो उसी से पता चलता है कि धीरज के पास 3 खूंखार इधर दबंग युवक पहुंचे थे। अभी का एक फायर किए, लेकिन हुलिया और साथ में चेहरे का उनका फर्क नहीं दिखाई देता है। लेकिन पुलिस का मकसद यही होता है कि जब तक जो होता है सुंदरपाल पुलिस के सामने जो होता है या नहीं कह देते कि मुकदमा आगे बढ़ाया जाए, तब तक क्या केस कैसे बढ़ेगा। और सुंदरपाल से जब कुछ पूछताछ किया, सुंदरपाल भी ये कहते हैं कि साहब हमारे भतीजे इधर धीरज का जो होता काफ़ी लोगों से पैसे का लेन देन में था और प्रॉपर्टीज़ का मामला भी था और ठीक कुछ महीने पहले जो होता हत्या के आरोप में जेल सलाखों के पीछे भी जा चुका है। और पुलिस की टीम जब यह बात सुनती है कि कुछ महीने पहले जेल की तरफ के पीछे जा चुका है और पुलिस की टीम समझ जाते कि बस करो, हो सकते वही लोग इसके दुश्मन बने हों। और पुलिस की टीम पहुंचती सीधा उन्हीं लोगों को अपने कब्जे में पूछताछ करती है। लेकिन पता चलता है कि इधर जो था जेल जाने के बाद धीरज से उनका लेना देना खत्म हो चुका है। पुलिस की टीम बड़े में पड़ जाती है। अब इसलिए पुलिस की टीम अब सबसे पहले घटनास्थल का दोबारा जब निरीक्षण करती तब तरीके से अपने हिसाब से पुलिस के मन में शंका बढ़ता है। इसीलिए सबसे पहले पुलिस की टीम अब धीरज के मोबाइल नंबर का पूरा CDR डिटेल भी निकलवाती है और देखती है। तो देखने के बाद यही पता चलता है कि धीरज के मोबाइल पर लास्ट कॉल जो होता है उसकी अपनी पत्नी प्रीति ने किया था। लेकिन जब पुलिस की टीम प्रीति के मोबाइल नंबर के बारे में जानकारी लेती पता चलता है प्रीति के द्वारा जो होता है घटना के बाद भी 2-3 बार किसी नंबर पर कॉल किए गए होते, इसके पहले भी कॉल किए गए होते हैं। और उस नंबर के बारे में जब पुलिस जानकारी पता चलता हुआ जो नंबर होता है किसी और का नहीं होता है, बल्कि धीरज के अपने सगे मामा का ही बेटा अब अरुण
सिंह का होता है। लेकिन पुलिस की टीम प्रीति के मोबाइल नंबर के बारे में एक डाटा निकाल के रख लेती है, तो पता चलता है कि प्रीति और अरुण के बीच लगातार कई महीनों से बार बार बातें हुआ करती, लंबी लंबी बातें हुआ करते थे। लेकिन पुलिस की टीम जब अरुण के मोबाइल नंबर का अब घटना वाले दिन का लार्ड लोकेशन देखती है, देखने के बाद यही पता चलता है अरुण के मोबाइल नंबर का जो लार्ड लोकेशन होता है वह भी ठीक धीरज के ही उसी ऑफिस में होता है। इसलिए पुलिस का शंका अब यकीन में बदल जाता है। इसलिए पुलिस की टीम जो थी बिना किसी हीला हवाली के अरुण दूसरी तरफ प्रीति को अपने कस्टडी में लेती है, और जब कस्टडी में लेती है लेकर थाने पहुंचती है तो दोनों पुलिस के सामने पहले 3-4 बार इधर उधर की बातें करते हैं। लेकिन पुलिस की टीम मनोवैज्ञानिक जब तरीका अपना दी है, अपनाते ही वह उसी समय पुलिस के सामने अपना हथियार डाल देते हैं। लेकिन जो कहानी सत्या का बताते सुनकर लोगों के अब रोकटे भी खड़े हो जाते हैं कि आखिर वाह भाई, इतने सारे तरीके से अपने क्रम और घटना को अंजाम कौन दे सकता है। असल में उत्तर प्रदेश का एक जाना माना अलीगढ़ जिला पड़ता है, उसी में एक जाना माना टप्पल एक थाना पड़ता है, उसी के अंतर्गत एक जाना माना मोर गांव पड़ता है। उसी गांव का रहने वाला अरुण सिंह ठाकुर होता है। उसके परिवार में उसकी अपने माता पिता भी होते हैं, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी जो होता है बेरोजगारी की तहत गुजार रहा होता है। पढ़ा लिखा तो था लेकिन नौकरी की वजह से दर दर भटक रहा होता है। तो इसी बीच उसे अपने ही फुआ के बेटे अब धीरज सिंह की याद आ जाती है, क्योंकि धीरज जो था अपने घर का एक रईसना लड़का होता है। उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं होता है। पड़ोस एरिया में उसका अपना खुद का एक फ्लैट भी होता है, क्योंकि धीरज के पैतृक कुछ ज़मीन होते, वह ज़मीन जो होता है जब सरकारी इधर मुआवजे में आ जाते हैं, सरकार के द्वारा लगभग कई करोड़ रुपये जो होता है धीरज को नगद दे दिया जाता है, जिसकी वजह से धीरज जो होता है उसी पैसे से अब जाकर एक बढ़िया सा फ्लैट लेता, अपनी पत्नी के नाम कुछ पैसे करा देता, अपने पिता के नाम, और साथ में कुछ पैसे अब लोगों को ब्याज पे देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसकी रहसाना बड़ी जल्दी बैठ जाती है और फिर बंगला गाड़ी सब कुछ उसके पास संपन्न समृद्ध से हो जाता है। लेकिन जब इस चीज़ की अरुण खबर पाता वह भी समझ जाता कि चलो एक बार अपने भाई वो फिर भाई से मदद मांगा जाए तो हो सकता मदद मिल जाए। यही सब सोच साझ कर अरुण अब धीरज के पास फ़ोन कर देता है, और धीरज जब खबर पाता सारे दुख इधर अरुण की सुनता करने लग जाता कि चलो हमें भी एक जो होता है एम्प्लॉयर की ज़रूरत है, क्योंकि हमें भी विश्वास वाला अपना कोई एम्प्लॉयर चाहिए था, और तुमसे जैसा विश्वास हम किसी पे कर नहीं सकते। जिसकी वजह धीरज अब अरुण को अपने ही काम पे लगा देता है। सारी काम की जिम्मेदारी अरुण भले जल्दी धीरज के द्वारा सीख लेता है। उठ का बैठ का आना जाना, रिश्तेदार को नौता बांटना और जहाँ घर के सारे सामान को देखना अब इधर अरुण के ऊपर जिम्मेदारी की तरफ बढ़ जाता है। अरुण बेखौफ तरीके से घर में रहना उठना बैठना अब जारी कर देता है। पूरी तरह से छूट का माहौल पाने की वजह से, भरोसेमंद बनने की वजह से अरुण जो होता है बेखबर तरीके से उस घर में आना जाना लगा देता है। लेकिन इधर 3 बच्चों की मां के बावजूद भी प्रीति देखने में काफ़ी हंसमुख भी होती है। लेकिन इसी बीच अरुण की जो नज़र होता है जाकर अब जब प्रीति के ऊपर जब पड़ता है तो नहीं सोचता कि आखिर अपने ही थाली में छेद करने जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्रीति अरुण के बीच जो होता है भाभी देवर के रिश्ते होने के नाते हारे से टुटले सारी सीमाएं पार होते हुए एक दिन संबंध बदल जाते हैं, और संबंध का जो सिलसिला होता है बेहतर तरीके से चोरी छुपे चलना शुरू हो जाता है, और चलते चलते कई महीनों का वक्त बीत जाता है। और तभी साल 2015 में जो होता है अचानक धीरज के ऊपर जो होता है एक हत्या का मुकदमा दर्ज है, जिसकी वजह से वह जेल सलाखों के पीछे बुलंदशहर में चला जाता है, और फिर वहाँ रहता दूसरी तरफ अरुण और प्रीति बेखौफ तरीके से अपनी ज़िंदगी जो होता है अब इधर ऑफिस फार्म हाउस फ्लैटों में गुजारना शुरू कर देते हैं। यह सिलसिला चलता है बेहतर तरीके से अपने जीवन को सौ तरीके से अपनी हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। और तभी जैसे 19 फरवरी का वक्त होता है उसी वक्त इधर अब धीरज को जमानत मिल जाता है। लेकिन जब धीरज पहुँचता अपने इलाके में तो अपने इलाके में लोगों के द्वारा सच्चाई जानता उसी समय हिल्स आ जाता है। प्रीति को उसी समय पास बुलाता है, फिर डांट फटकार लगाता, फिर अपने ही घर से इधर ममेरे भाई अरुण को निकाल देता। लेकिन अरुण ठहरा प्रीति के प्यार में अंधा, जिसकी वजह से वही कुछ दूर पर जाकर एक कॉलोनी में वह खुद फ्लैट लेता है किराए तौर पर, फिर वहीं रहना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होता है तौ तरीके से अब धीरज से माफ़ी मांगता है। धीरज ममेरा होने के नाते जो होता है दोबारा उसको अपने आने घर जाने का छोड़ दे देता है, लेकिन अपनी पत्नी प्रीति के ऊपर देखो तरीके से निगाह रखना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी धीरज प्रीति के पास पहुँचता, समझाता बुझाता, तब गलतियों को माफ़ करता, लेकिन प्रीति जो होती है तौ तरीके से अपने प्यार को पाने के लिए चोरी छुपे का रास्ता अपनाती है। होटलों मॉलों में बराबर जो होता है अरुण के साथ उठका बैठकर रिश्तों को अंजाम देना शुरू कर देती है। अब यह सिलसिला बराबर बेखौफ तरीके से जो होता है धीरज के पीठ पीछे चलना शुरू हो जाता है। लेकिन दोबारा जब पता चलता है धीरज जब घर पहुंचता है तो नशे में पहुंचता अपनी पत्नी का अपने हाथों से बड़े बेरहम तरीके से पिटाई भी कर देता है। यहाँ तक कह देता है आज के बाद जो होता है तुम्हारा अरुण से मिलना जुलना पूरी तरह से पाबंदियों में रहना है। इसकी वजह से कई दिनों तक अब जो होता है प्रीति अरुण से ना मिल पाती है, लेकिन अरुण से मुलाकात करने के लिए मोबाइल का सहारा भी लेती है। उसी के थ्रू जो होता है अता पता और मौके के इंतजार में तहत अपनी ज़िंदगी गुजारने का फैसला भी ले लेती है। और इसी बीच जो होता है अचानक
अरुण की बहन की शादी पड़ जाती है और अरुण जो होता पहुंचता सीधा का सीधा जाकर अब धीरज के पास धीरज से माफ़ी मांगता, कहने लग जाता कि बहन की शादी है, 6 लाख रुपए चाहिए, वह रुपए मिल जाएंगे तो शादी हम कर लेंगे, वापस कर देंगे। अब इसी समय जो होता है जब बात सुनता है धीरज सारी गलतियों को माफ़ करते हुए अरुण को पैसे देने का वादा तो कर लेता है, लेकिन जैसे ही शादी का वक्त आता है तो शादी के वक्त जो होता है धीरज पैसे देने से इनकार कर जाता है। उसी वक्त जो होता है अरुण के मन में नफरत बैठ जाती है, जिसकी वजह से हर वक्त जो होता है चिड़चिड़ापन दिखाना शुरू कर देता है। लेकिन प्यार में अंधा इधर अरुण प्रीति के, जिसकी वजह से मुलाकात करने के लिए हर वक्त कोई ना कोई बहाना ढूंढकर कभी ना कभी जो होता है प्रीति को अपने पास बुलाता और प्रीति ठहरी प्यार में अंधी, जिसकी वजह से प्रीति और इधर अरुण की मुलाकात बराबर चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसी बीच मौके की तलाश में अरुण बार बार पड़ा रहता था। तभी इसी बीच अरुण की मुलाकात जयदीप से हो जाता है। जयदीप कोई और नहीं होता है, जयदीप जो होता है मौके पर धीरज को करोड़ों रुपये देने वाला एक व्यापारी, रईसमंद, भरोसेमंद जो होता है नेता भी होता है। जयदीप को लगभग 1.5 लाख रुपए जो होता है उसने ब्याज पे दे रखे, लेकिन जयदीप धीरज को ब्याज पे दे रखे थे, लेकिन धीरज जो होता है और पैसे लौटाने का नाम ले बार बार तंग आ जाता। लेकिन इसी बीच जयदीप एक बार जब अरुण के पास बैठता है, होटलों में बात करता है, तो इधर जयदीप जो होता है पैसों की सारी रहस्य खोल देता है। और लेकिन उसी बीच अरुण समझता कि बस आग में घी डाल दिया जाए तो काम हो जाएगा। अरुण कहने लग जाता है कि हमने भी अपनी बहन की शादी में 6 लाख रुपए धीरज से मांगे थे, लेकिन ऐन वक्त मुकर गया, वह तुम्हारे पैसे कभी नहीं देगा। काफ़ी तरह की बातें, लवाने तरह की बातें जो होता है जाकर जयदीप से कर देता है, जिसके बाद जयदीप के मन में खुन्नस हो जाता है। जयदीप कह देता है कि हमारे पास बस एक ही रास्ता बच रहा है, क्योंकि हमें पता है प्रीति और तुम्हारे पास कौन सा रिश्ता चल रहा है, यह रिश्ता कामयाब होगा। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा, तुम दोनों अगर रिश्ते बदलना चाहते हो तो हमारे लिए काम कर दो, हमारा भी रास्ता आसान हो जाएगा। अब यह बात जब अरुण सुनता कहने लग जाता कि बताइए एक बार, हम भी तैयार हैं इसके लिए। और जयदीप यह बात कहता कहने लग जाता है कि देखो, अगर हमारे रास्ते से तुम्हारे रास्ते से धीरज हट जाता तो समझ लो प्रॉपर्टीज आधी और उसकी पत्नी तुम्हारी और फिर आधी प्रॉपर्टी हमारी, हमारे भी तुम्हारे भी शौक पूरे। और तो तरीके से यह बात जब धीरज की भारी हत्या के बारे में इधर कामयाब तरीके से रसी बसाई कहानी जो था जब सुनता है जाकर अणु तो तैयार हो जाता है। और अरुण पहुँचता है इसकी जानकारी प्रीति को देता। प्रीति बिना किसी हीला हवाली के अपने पति को अपने रास्ते से हटाने के लिए अब षड्यंत्र रचना शुरू कर देती है। महीनों से जो होता है अब इधर प्रीति और अरुण जाकर जयदीप तीनों के तीनों मिलकर क्राइम सीरियल पे सीरियल देखना शुरू कर देते हैं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र बनाना शुरू कर देते हैं। उस तरीके से अब तभी षड्यंत्र से लगभग कुछ महीने पहले इधर अपने कामयाब रास्ते को बताते हुए जयदीप जो होता है कुछ रिवाल की व्यवस्था कर लेता है। और तभी घटना से मात्र 1 हफ्ता पहले जो होता है अब प्रीति चाल चलती, उसी चाल के तहत जो होता है अपने ही पति अब धीरज के अपने बातों में लेती, कहने लग जाती कि देखो, हमें पता है कि तुम्हारे जान के पीछे कई सारे व्यापारी और कई लेन देन करता पड़े हुए हैं, और कहीं तुम्हारे जान का खतरा हो गया तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे, और तुम्हारे पैसे नहीं मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। धीरज यह बात सुनकर कहने लगे क्या कर सकते हैं। अब इधर अपनी मीठी मीठी बातों में अपने ही पति धीरज को लेते कहने लग जाती कि काम करो, तुम सारे लोगों का नाम ले लो, एक रिकॉर्डिंग के तहत बना लेंगे हम, और तब कोई दिक्कत होगा फिर दिखा देंगे। यह बात धीरज नहीं समझ पाता। धीरज उसी समय मोबाइल अपनी पत्नी से खुलवाता, रिकॉर्डिंग ऑन करता है और फिर जैसे ही बोलना शुरू कर देता है कहने लग जाता है कि हमारे काफ़ी लोगों से करोड़ रुपए के लेन देन है, 4 लोग हैं, इनका नाम लेता कहने लग जाता अगर कुछ होता है जिम्मेदार यही होंगे। और ऐसी बात सुनकर जो होता है अब प्रीति के चेहरे मुस्कुराहट आ जाती है, ऐसा लगता है वह विश्व कप जीत ली हो। और तुरंत जो होता मोबाइल बंद कर कहने लग जाती कि अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी हमें धमका भी नहीं सकता है। अपनी बातों अपने धीरज को लेती है और प्यार भरी बातें करती, फिर वहाँ से दोनों हफ्ते भर अपनी ज़िंदगी बड़े खूबसूरत तरीके से बिताते। धीरज को यकीन हो जाता है हमारी पत्नी पूरी तरह से अब रास्ते पर आ चुकी है, क्योंकि हमने जो अपने काम से अरुण को निकाल दिया है और हमारे रास्ते में अरुण कभी नहीं आ पाएगा। लेकिन वह नहीं समझ पाता कि हमारी पत्नी का जो होता नायाब तरीके से रचाना कहानी बयान हो रही है। और तभी जैसे ही इधर 26 जून साल 2016 का अब रात का वही 9 बजे के आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है इधर प्रीति फ़ोन करती अपने पति धीरज के पास, कहने लग जाती कहाँ हो। अब धीरज ये कह देते कि हम ऑफिस में बैठे, लगभग 1 घंटा लगेगा तो हम वापस आ जाएंगे। यह बात जैसे प्रीति सुनती उसी वक्त अरुण को फ़ोन लगा देते, कहने लग जाती कि मौका ना गाओ, समय अच्छा है। अरुण खबर पाता है, अपने करीबी दोस्त मोनू को साथ लेता और जयदीप को साथ लेता, तीनों को बाइक बैठाता और ऑफिस में बैठता है, फिर अंदर जाता, धड़ा एक के बाद एक कुल चला देता है, फिर वहाँ से रफा दफा हो जाता है। लेकिन वह सोच लेता कि अपनी दुनिया ऐसो आराम से चल पाएगी
लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में जो सच्चाई जाकर अब इधर खुद अरुण और प्रीति रखते उन्हीं के तहरीर पोस्ट की जो टीम होती है अब जाती है मोनू और जयदेव को अपने कस्टडी में लेती है। अब चारों को ले जाती है वहाँ के कोर्ट पेश कर देती है। कोर्ट में चारों के ऊपर काफ़ी गंभीर धर्म मुकदमा दर्ज करके डाल देती है। लेकिन जब लोक कानून में सच्चाई और कहानी हकीकत आती है तो लोग सुनते हैं हैरान रह जाते हैं। तीनों बच्चे अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सा हो जाते हैं। लोग ताने देना शुरू कर देते लेकिन कहने के अलावा कुछ बचा ही नहीं होता है। लेकिन वाकई में दोस्तों हर किसी की घटना झकझोर भेज जाती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।